संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से शुरू हुआ। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला और हंगामा भी देखने को मिला। आपको बता दें कि इसी हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मणिपुर के बजट को पेश किया। चूंकि राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लागू है, इसलिए केंद्र सरकार को बजट पेश करना पड़ रहा है। इसके अलावा भाषाई विवाद का केंद्र बने तमिलनाडु की सरकार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निशाने पर लेते हुए कहा कि डीएमके सरकार बेईमान है और उन्होंने तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य को खराब किया है। इस मुद्दे के बाद डीएमके के सांसदों की तरफ से भारी हंगामा हुआ। उसके बाद सदन कुछ देर के लिए स्थगित भी हुई। इसके अलावा आज संसद में वोटर आईडी और भाषा विवाद को लेकर लोकसभा में विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके चलते विपक्षी दलों ने राज्यसभा से वॉकआउट भी किया और लोकसभा में जब हंगामा हुआ तो उसकी कार्यवाही भी रोकनी पड़ी। इस मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष ने राज्यसभा में विपक्ष पर करारा वार करते हुए कहा कि संसद की कार्यवाही में पूरी जिम्मेदारी से भाग लेना चाहिए, लेकिन विपक्ष हंगामा करने में ही लगा रहता है। जेपी नड्डा ने ये कहा कि चर्चा करना सीखो, किसी मुद्दे का हल चर्चा करने से ही है। आप हंगामा करके या कोई मुद्दा उठा के सदन से वॉकआउट कर जाएंगे तो उस पर चर्चा नहीं होगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह चर्चा से भाग रही है। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तमिलनाडु में छिड़े भाषाई युद्ध की गूंज संसद में भी सुनाई दी। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डीएमके वहां छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में जो त्रिभाषा फार्मूला है उसे लागू नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि भाषा को लेकर के लगातार केंद्र और राज्य में टकराहट बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि राजनीतिक बयानबाजी भी बहुत जोर से होने लगे हैं। ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा और दोनों ही पक्ष, चाहे वो बीजेपी हो या फिर वहाँ की स्टालिन सरकार, दोनों ही इसे अपने अपने तरीके से राजनीतिक मुद्दा बना करके इससे अपना फायदा भी लेना चाहते हैं। कैमरामैन रफीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। विधानसभा सत्र के पहले दिन भोपाल में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता यहां पर विधानसभा का घेराव करने निकले हैं। पुलिस ने बैरिकेड करके रोका है। किसानों का एक बड़ा मुद्दा है, चाहे किसानों में एमएसपी की बात की जाए। कांग्रेस का ये आरोप है कि जो है यहाँ पर किसानों को वो मुआवजा भी नहीं मिलता है, ना एमएसपी की बात होती है। उमंग सिंगार भी इस प्रदर्शन में शामिल। प्रदर्शन में यहाँ पर आप देखेंगे तो पीछे के हिस्से पर पुलिस ने इनको रोककर बैरिकेड कर दिया है ताकि ये विधानसभा की तरफ कूच न कर सके। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का आरोप यही है कि 2700 रुपए गेहूं पर एमएसपी का वादा किया था, धान पर 3100 का, वो वादा पूरा नहीं किया। तमाम तरह के जो है किसान परेशान हैं। इसके अलावा अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर इस तरह से ये पूरी प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। कार्यकर्ता नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और ये प्रदर्शन की वो तस्वीरें हैं जहाँ विधानसभा की तरफ कूच करने के लिए, लेकिन पुलिस ने फिलहाल तमाम कांग्रेस के नेता, चाहे जीतू पटवारी हो या उमंग सिंगार या कांग्रेस के पूर्व मंत्री, उन्हें इस बैरिकेड पर यहाँ पर रोक दिया है। लेकिन मांग वही है कि किसानों को लेकर जो वादा सरकार ने किया था वो वादा अब बीजेपी की सरकार में पूरा नहीं हो रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। 2025 के विधानसभा में भले ही अभी 6 से 7 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले चुनावी घमासान बिहार में शुरू हो चुका है और चुनावी घमासान के साथ साथ पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है। आप मेरे पीछे दीवार में लगे या पोस्टर देख रहे हैं, यह लालू प्रसाद यादव को निशाना साधते हुए यह पोस्टर लगाया गया है। इसमें लिखा गया है 1990 वो काला दिन, बिहार की जनता ढोल बजाने के लिए लिया था शपथ, भूलेगा नहीं बिहार। यानी जिस दिन लालू प्रसाद यादव ने, यानी 10 मार्च को लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया था और इस पोस्टर में उसी दिन का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं के तरफ से ही यह पोस्टर लगाया गया है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आरजेडी के तरफ से भी जरूर इस पोस्टर का जवाब बीजेपी नेताओं को मिलेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। चुनावी साल में बिहार में डोमिसाइल नीति की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल नीति बिहार की नौकरियों में लागू करने की मांग की थी और जिसके बाद अब आज तमाम
जो छात्र संगठन है, जो वामपंथी हैं, जो आरजेडी छात्र विंग है, वो उन तमाम छात्रों के लोग आज सड़कों पे उतरे हैं और ये विधानसभा मार्च करने को निकले थे। हालांकि प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोक दिया है, लेकिन इन तमाम छात्र संगठनों की मांग है कि बिहार की नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू हो, क्योंकि उनका हक दूसरे प्रदेश से आने वाले लोग उठा रहे हैं और ये बिहार के छात्रों के लिए और बिहार के बेरोजगारों के लिए एक गंभीर बात है। यही वजह है कि वो डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं और इनकी मांगों का समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले ही खुलकर सामने आ गए थे, जबकि अब तमाम जो छात्र संगठन है, जो वामपंथी छात्र संगठन है, वो इस मुहिम में जुड़ गए हैं और पटना में एक विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। जो यहाँ से राजभवन मार्च की ओर निकले थे। हालांकि आप देख सकते हैं जेपी कोलंबर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ प्रशासन ने इनके जत्थों को रोक दिया है और बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि ये आगे नहीं बढ़ सके। विधानसभा का सत्र चल रहा है, प्रतिबंधित एरिया है, इस वजह से प्रशासन यहाँ इन्हें रोकने की कोशिश लगी हुई है। कैमरामैन सनी साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। बिहार की राजनीति में एक और यात्रा की शुरुआत होने वाली है। यह यात्रा आगामी 16 मार्च से शुरू होगी। यह कांग्रेस की यात्रा होगी और इस यात्रा का नाम कांग्रेस ने दिया है नौकरी दो पलायन रोको। निश्चित तौर पर इस यात्रा का नेतृत्व यूथ कांग्रेस और NSUI की जो टीम है वह करेगी और यह यात्रा कन्हैया कुमार के नेतृत्व में निकाला जाएगा। आज जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि बिहार में सबसे ज़्यादा बुरा हाल जो है वह स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी और पलायन को लेकर है। 20 सालों में एनडीए की सरकार ने इस पूरे क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया। आज भी लोग नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है और अच्छी शिक्षा के लिए लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है। पलायन की स्थिति काफ़ी बुरी है। इसीलिए इन चारों मुद्दों के साथ कांग्रेस अब जनता के बीच जाने वाली है। यात्रा के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश करेगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना न्यूज़ 24। राजस्थान कांग्रेस के निष्क्रिय नेताओं पर बड़ी गाज गिरने वाली है। दरअसल अब इन लोगों को हटाने की कवायद पर काम किया जाना भी शुरू हो गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके लिए सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में समन्वयक लगाए हैं। जिला प्रभारी नियुक्त करते हुए उनसे रिपोर्ट मांगी है। विधानसभा क्षेत्रों में विधायक और सांसदों के साथ साथ जिला अध्यक्षों से निष्क्रिय नेताओं की सूची मांगी जाएगी कि ये पदाधिकारी होने के बाद भी लंबे वक्त से क्यों बैठकों में भाग नहीं ले रहे थे, क्यों पार्टी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए जनता के बीच नहीं जा रहे थे। इस तरह की तमाम रिपोर्ट तैयार कर जल्दी ही पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को रिपोर्ट दी जाएगी और उसी के आधार पर इन निष्क्रिय नेताओं पर गाज गिरना तय है। ऐसे में अब पार्टी संगठनात्मक रूप से अपने आप को और मजबूत करने में लगी हुई है ताकि सरकार को सदन के भीतर विधायकों के साथ साथ सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जोरदार तरीके से घेर सकें, जनता से जुड़े मुद्दों को उठा सकें। श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। एक तरफ दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है तो वहीं दिल्ली विधानसभा के स्पीकर यानी कि विजेंद्र गुप्ता भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली सरकार में लगातार बजट को लेकर चर्चा की जा रही है। दिल्ली के हर समुदाय से चर्चा की गई है, जहां पर महिलाओं, शिक्षकों, व्यापारियों और यहां तक कि दिल्ली की मुख्यमंत्री झुग्गीवासी और जेजे कॉलोनियों के बीच भी जा रही हैं और उनकी तकलीफों और उनके सुझावों के साथ ही बजट को जो है वो बनाने का आश्वासन देती नजर आ रही हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता इस वक्त जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके कार्यालयों का आवंटन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें 2025 के जो विधानसभा चुनाव थे उस वक्त जो प्रक्रिया कहती है कि जो भी विधायक थे उन सभी के कार्यालय जो हैं वो खारिज कर दिए गए थे और अब चूंकि विधायक नवनिर्वाचित हैं तो उनके कार्यालय उन्हें समय पर मिले और उनके जो भी ज़रूरतें हैं और जो मांगे हैं उसके हिसाब से मिले, उसको लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों को उनके क्षेत्र में कार्यालय दिए जाते हैं और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से दिए जाते हैं, जिससे कि वो जनता की जो मांगे हैं उनकी सुनवाई हो सके। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार किया है और कहा है कि आप उद्धव ठाकरे बन ही नहीं सकते क्योंकि आप अपने बॉस के दोस्तों के गंदे काम नहीं रोक सकते।
मैंने कोरोना के दौरान महाराष्ट्र के लोगों की सेवा की, एक भी प्रोजेक्ट नहीं रुकने दिया, यहाँ तक कि मेट्रो और कोस्टल रोड का काम एक दिन भी नहीं रुकने दिया। सिर्फ इसलिए कि आपके बॉस के दोस्तों का काम मैंने नहीं किया, इसलिए आप उद्धव ठाकरे नहीं बन सकते। इसके पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं कोई उद्धव ठाकरे नहीं हूँ जो हर विकास परियोजना को स्टे लगा दूं। और इस तरह की भी खबरें थी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में शुरू किए गए कई परियोजनाओं को स्टे दे रहे हैं। इसी सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर हमला किया था। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार के साथ पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के कुछ नामों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले सीएम योगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक होली के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें 6 नए चेहरों को जगह दी जानी है। इसमें पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं को जगह देकर सपा के पीडीए के फॉर्मूले का जवाब देने की भी कोशिश की जाएगी। खबर ये भी है कि मौजूदा मंत्रिमंडल से कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी, जिन्हें संगठन में भेजा जाएगा। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में चुनाव आयोग पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में चुनाव को सबसे बड़ा घोटाला बताया गया है। सामना में लिखा गया है कि भारत में चुनाव यानी सबसे बड़ा घोटाला है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा में स्कैम कहते हैं, और इस घोटाले का मुख्य सूत्रधार भारत का चुनाव आयोग ही है। सामना में कहा गया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा की जीत हासिल हुई है, उसकी वजह डुप्लीकेट वोटर का रजिस्ट्रेशन है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भी वहां फर्जी मतदाताओं का खेल शुरू हो गया है, लेकिन समय रहते ही ममता बनर्जी ने चोरी पकड़ ली है। आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में जिन मतदाताओं के नाम घुसाए गए हैं, वो बिहार, झारखंड और गुजरात में भी उनके नाम दर्ज पाए गए हैं। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज पंजाब में आम आदमी पार्टी के सारे विधायकों के घरों के बाहर सुबह 11 बजे से लेके 3 बजे तक धरना प्रदर्शन भी किया, चाहे वो बलबीर सिंह राजेवाल हों, इसी तरह लखोवाल हों या फिर जोगिंदर सिंह उग्राहा हो। सारे के सारे जो किसान संगठन थे अलग अलग स्थानों में, चाहे वो मालवा हो, द्वाबा हो या फिर माझा के एरिया में किसानों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया और अपनी मांगों को लेके जोरदार नारेबाजी भी की गई। और इसी के चलते ही अब किसानों ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से 5 मार्च को उनका चंडीगढ़ कूच था, जिसको राज्य सरकार ने असफल बना दिया था, और यदि राज्य सरकार ने उनकी मांगे ना मानी तो आने वाले समय में फिर से एक अहम बैठक बुलाकर चंडीगढ़ कूच भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को भी चेतावनी दी है कि उनकी जो लंबित पड़ी हुई मांगे हैं, चाहे वो एमएसपी है या फिर दूसरी मांगे जो केंद्र सरकार ने मानी है, उनको भी तुरंत माना जाए। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। लगातार पिछले कुछ दिनों से प्याज की कीमतें गिर रही है, इससे प्याज उत्पादक किसान परेशान है। आज हफ्ते की शुरुआत के पहले दिन ही जब लासलगांव की मंडी खुली तब प्याज का दाम गिर गया। इसके बाद जब किसान काफी आक्रामक हुए, उन्होंने वहां पर आंदोलन किया। इतना ही नहीं, कुछ किसान तो पानी की टंकी पर चढ़ गए और शोले स्टाइल में वहां पर उन्होंने आंदोलन किया। इस बात की खबर मिलते ही नासिक से जो छगन भुजबल है, उन्होंने सदन में जाकर प्याज का मुद्दा उठाया और बताया कि किस तरीके से प्याज उत्पादक किसान वहां पर परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन भुजबल ने कहा कि आप दुगनी मत करो, लेकिन प्याज उत्पादन के लिए यानी 1 क्विंटल प्याज के लिए 1500 रुपए खर्च आता है, आप हमें बस 2250 रुपए पर क्विंटल दाम दे दीजिए। तब उठकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्याज के मुद्दे पर हम जल्द ही केंद्र सरकार से मुलाकात करेंगे और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है 20% की, उसे कम करने की कोशिश वहां पर की जाएगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।